एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में काफी चर्चा में है, कच्चातीवू आइलैंड के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ था कि KNMLI ने एक आरटीआई फाइल करी थी रिलेटेड टू कच्चातीवू आइलैंड। उस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्विटर यानी कि एक्स पे पोस्ट करके हुए, इसको रिट्वीट करके हुए काफी चीजों के बारे में बताया था। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कच्चातीवू आइलैंड है क्या, ये नाम कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इतना डिस्प्यूटेड मैटर क्यों है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कच्चातीवू आइलैंड की, और जो फिशरमैन का इशू है इंडिया और श्रीलंका में, श्रीलंका के साथ, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कच्चातीवू का मतलब होता है तमिल के अंदर बैरन, यानी कि अनइनहैबिटेड आइलैंड जिसपे कोई आवास नहीं हो सकता। कच्चातीवू एक स्मॉल टाइनी आइलैंड है जो 285 एकर्स पे फैला हुआ है और ये जाफना के नॉर्थ वेस्ट पे लोकेटेड है और ये पार्क स्ट्रेट में पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इतना टाइनी और स्मॉल आइलैंड है कि इस पे कभी कोई आवास नहीं बन सका। केवल एक इम्पोर्टेंट चीज वहां पर लोकेटेड है, वो है सेंट एंथनी चर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चातीवू पे कभी आवास हो क्यों नहीं सका, ये एक हैबिटेड आइलैंड क्यों नहीं बन सका? इसलिए क्योंकि बिकॉज वहां पर कोई सोर्स नहीं है ड्रिंकिंग वाटर का। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और इसकी हिस्ट्री जानते हैं कच्चातीवू की। ऐसा माना जाता है कि कच्चातीवू जो था वो जाफना किंगडम का पार्ट था और ऐसा भी माना जाता है कि कच्चातीवू का जो फॉर्मेशन हुआ था वो वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू हुआ था। बट इन 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो ये माना गया था कि कच्चातीवू जाफना किंगडम के अंदर आता है। ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो इस फैक्ट को नहीं मानते हैं। कुछ स्कॉलर जो है वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो मिस्टर कॉलिन कैम्पबेल थे, जो गवर्नर जनरल थे सेलन के, पहले श्रीलंका को सेलन कहा जाता था, अभी सेलन का नाम बदल के श्रीलंका हुआ है। तो जो गवर्नर जनरल थे कॉलिन कैम्पबेल सेलन के, उन्होंने 1845 में 3 नोटिफिकेशन जारी किए थे और उन तीनों नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बाउंड्रीज को डिवाइड किया था जाफना किंगडम के, और उन्होंने किसी भी नोटिफिकेशन में कच्चातीवू आइलैंड का जिक्र नहीं किया था कि वो जाफना किंगडम का पार्ट है। कुछ ये भी मानते हैं कि कच्चातीवू जो है वो रामनाथ डायनेस्टी का पार्ट है, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। जो रामनाथ के जो महाराजा थे ये उनके अंडर आता था कच्चातीवू पार्ट। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का बाद में पार्ट बना था। बट ईयर 1921 जब डिस्प्यूट विटनेस हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उस टाइम दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे और दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज यानी कि इंडिया और सेलन के जो सिटीजन्स थे वो कच्चातीवू पे अपना राइट मानते थे। क्यों? बिकॉज वो दोनों सिटीजन्स, वहां के दोनों कॉलोनी के सिटीजन्स फिशिंग करना चाहते थे। कच्चातीवू मराइन रिच सोर्स आइलैंड है जहां पर फिशिंग के काफी ज्यादा ऑप्शंस और काफी ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल है। तो दोनों ने ही अपना क्लेम किया था फिशिंग राइट्स को लेकर के। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये आइलैंड जब हमारा था तो श्रीलंका को हमने क्यों दिया, इसके बारे में अब हम थोड़ा और जानते हैं। अल्टीमेटली 1921 के अंदर ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। बट 1974 के अंदर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था और एक एग्रीमेंट साइन किया था 1974 के अंदर। और उस एग्रीमेंट में 3 चीजों के बारे में हमने डिसाइड किया था। पहला ये था कि जो इंडियन फिशरमैन है वो कच्चातीवू आइलैंड के आसपास फिशिंग कर सकते हैं, उनको फिशिंग राइट्स रहेगा। दूसरा ये था कि जो सेंट एंथनी चर्च है वहां पर इंडियन जो फिशरमैन है वो उधर जा सकते हैं विदाउट द वीजा। और ये भी बोला गया था कि वो जो है वहां पर जाकर अपना फिशिंग भी कर सकते हैं और वो जो भी उनके राइट्स है फिशिंग राइट्स रिलेटेड वो उस एग्रीमेंट में बताया गया था। बट अकॉर्डिंग टू श्रीलंका ने ऐसा कहा है कि ये एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था। श्रीलंका के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट में ये था कि जो इंडियन फिशरमैन है वो सेंट एंथनी चर्च आ सकते हैं विदाउट द वीजा, और ये था कि जो इंडियन फिशरमैन है वो अपनी नेट, जो फिशिंग नेट होती है, वो वहां पर सुखा सकते हैं कच्चातीवू आइलैंड पे और रेस्ट कर सकते हैं। बट फिशिंग राइट्स उनको नहीं दिए गए थे, ऐसा श्रीलंका ने कहा था अपने एग्रीमेंट के अंदर। पर आफ्टर 2 इयर्स यानी कि 2 इयर्स लेटर ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड 1976 में एक अनदर एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो अपने फिशिंग राइट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। हर कंट्री का एक मैरिटाइम बाउंड्री होता है और उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो मैरिटाइम बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था उस एग्रीमेंट में कि इंडिया 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना फिशिंग राइट्स मानेगा, श्रीलंका अपनी बाउंड्री से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक
अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपना फिशिंग राइट्स मानेगा। बट हुआ इसके अपोजिट। ये जो आइलैंड है कच्चातीवू आइलैंड, ये दोनों के बीच के एज में पड़ता है, जो दोनों ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में आता है, उसके जो है उनके बीच में आता है। तो उससे और ज्यादा काफी कॉम्प्लिकेट हो गया था ये मैटर, क्योंकि कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही थी कि कौन सी कंट्री किसका इकोनॉमिक जोन माने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माने, और किस कंट्री इस पे अपना राइट जताए। बट हमारे उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको ऐसा लगा था कि जो कच्चातीवू आइलैंड है उसका कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसलिए उन्होंने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या जरूरी था और इसके लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब हमने ये आइलैंड दिया था, तो उसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। उस टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये लग रहा था कि ये जो कच्चातीवू आइलैंड है इसका कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और उन्होंने दोनों कंट्री के बीच में रिलेशंस हार्मोनाइज करने के लिए कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। उनका ये मानना था कि उस टाइम चाइना का इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा था श्रीलंका के ऊपर, और उनको ये लग रहा था कि अगर हम ये आइलैंड नहीं देंगे तो हमारे लिए रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएंगे जिनको हमें अभी अच्छे बनाने। इसलिए उस टाइम के गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम जो ये आइलैंड है श्रीलंका को गिफ्ट कर देते हैं, मे बी हमारे बीच के जो रिलेशंस है कंट्री में वो हार्मोनाइज हो जाए, और वो वापस से जो इम्पैक्ट चाइना का पड़ रहा था श्रीलंका के ऊपर वो कम हो जाए और इंडिया की तरफ अलाइंड हो जाए श्रीलंका का इंटरेस्ट। तो ये उस टाइम की गवर्नमेंट का मानना था। हालांकि ये सब काफी पॉलिटिकल इशू बना था, क्योंकि जो तमिलनाडु की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो डीएमके हो या ऑल इंडिया द्राविड मुद्गल किंगडम हो, उनका यही कहना था कि ऐसे आप नहीं दे सकते कच्चातीवू आइलैंड, क्योंकि उसमें इंडिया के फिशरमैन का जो राइट्स है वो वेस्टेड है। उन्होंने ये भी साथ में बोला था अगर अब आपने कच्चातीवू दे दिया है तो उसको रिट्रीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन फिशरमैन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट होल्ड करता है कच्चातीवू आइलैंड। ये काफी टाइम से एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ था, डोमेस्टिकल पॉलिटिकल इशू था, ये काफी टाइम से जो चल रहा था। बट अभी ये ज्यादा एक्सेलरेट इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और ये कहा था कि कांग्रेस हैड क्लैरियसली गिफ्टेड कच्चातीवू आइलैंड टू श्रीलंका। इस पे एक पिटीशन भी फाइल हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें यह कहा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैन नॉट गिफ्ट टेरिटरी टू अदर कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी टेरिटरी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकती है। 1962 में एक बेरूबरी यूनियन केस था, उसके अंदर ये चीज मेंशन थी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी टेरिटरी किसी को गिफ्ट करना चाहती किसी दूसरे देश को, वो तभी पॉसिबल है जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री की तरफ लेकर जाऊं तो आपको इंडिया और बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। उसमें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, और थ्रू दिस 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसमें ये डिसाइड किया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे। इंडिया ने समथिंग 111 या फिर 113 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स इंडिया को एक्सचेंज किया था। तो इसके अंदर भी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके एक्सचेंज किए हैं एनक्लेव्स बाउंड्री को, तो हमने कच्चातीवू आइलैंड बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए कैसे दे दिया? या तो वो आइलैंड हमारा कभी था ही नहीं, या अगर हमारा था तो उसको देना एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इस पर काफी ज्यादा चर्चा और बहस भी हुई थी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2008 में तमिलनाडु की जो सीएम थी यानी कि जयललिता जी ने भी पिटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये कहा था कि ये मैटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके आपने ये कच्चातीवू उनको दे दिया है, तो ये मैटर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास ही नहीं हुआ तो आप दे कैसे सकते हैं एक टेरिटरी का पार्ट दूसरी कंट्री को? साथ में बहुत से ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं जैसे हमें रिट्रीव करना चाहिए इस आइलैंड को, बट ये है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो विल श्रीलंका गिव दिस, और इंटरनेशनली भी इंडिया की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे काफी फर्क पड़ेगा। अगर मैं कच्चातीवू के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये इसलिए स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहाँ पर फिशिंग राइट्स है और मराइन रिच फिशिंग रिसोर्सेज है। सेकंड जो है
ये एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। इंडिया फिशरमैन का इशू जो है वो काफी टाइम से देखा आ रहा है। दोनों कंट्रीज में लगातार डिप्लोमेटिकली बात भी कर रही है, क्योंकि जब इंडिया के फिशरमैन जब उधर जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो वो जो है कभी कभी उनकी मैरीटाइम बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं और उससे श्रीलंका के जो ऑफिसर्स हैं, मैरीटाइम ऑफिसर्स, वो उनको बंदी बना लेते हैं। फिर बाद में एक लॉन्ग टॉक्स चलती है डिप्लोमेटिक उनको छोड़ने के लिए। सेम श्रीलंका के साथ फिशरमैन के साथ भी होता है। तो इस इशू को रिजॉल्व किया भी जाना चाहिए। तो कच्चातीवू उसी एक आइलैंड का पार्ट है जिसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सिंपल है, कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और फिशरमैन के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हैं। चाइना ने जो इकोनॉमिक क्राइसिस दिया था श्रीलंका को, उसके बाद उन्होंने तो उनको हेल्प नहीं किया, पर इंडिया ने काफी हेल्प किया है। इंडिया ने जो है काफी हेल्प करी थी श्रीलंका की मेडिसिन बेचने में, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उभरने में हमने काफी हेल्प करी थी। फूड पैकेट्स बेचे थे, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने श्रीलंका को दिया और काफी ज्यादा LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी हमने श्रीलंका को दिया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अभी काफी अच्छे हैं। तो डिप्लोमेटिकली वेज के थ्रू या टाइज के थ्रू, टॉक्स के थ्रू ये मैटर जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जिससे दोनों की ही कंट्रीज का जो रिलेशन है वो इफेक्ट ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कच्चातीवू आइलैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पिंग करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।